विचरें हमारे ध्यान में। ये जो विद्यार्थियों का और दर्शकों का वर्गीकरण किया जाता है, उसमें दो बातें मुख्य हैं कि विद्यार्थियों को यहाँ पर एक अनुशासन में रहना होगा। यदि वे कुछ गड़बड़ी होगी तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यदि दर्शक इन विद्यार्थियों में बैठ गए और उन पर किसी अध्यापक ने फिर उनसे कुछ कहा और वे अपने को अपमानित महसूस करें तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। और दूसरी बात है कि विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। हमारी तो पद्धति एक प्रश्नोत्तर की पद्धति ही है। तो यदि आप यहाँ बैठे, आपको प्रशिक्षणार्थी समझ के वो आपसे भी प्रश्न पूछे गए और आप उसका उत्तर सही नहीं दे पाए तो आपकी सब विद्यार्थी भी हंसेंगे और सब में हंसी होगी। इसलिए हमें कम से कम ये पता तो स्पष्ट लगना ही चाहिए कि ये विद्यार्थी प्रशिक्षण कक्षा में बैठेंगे, पाठ योजनाएँ बनाएंगे, परीक्षा देंगे, उनका रिजल्ट निकलेगा, बराबर 18 दिन यहाँ उपस्थित रहेंगे। और आपको तो ऐसा है कि जिस दिन आए आ गए, नहीं आ गए नहीं आ गए, घंटे भर बाद आए, घंटे भर पहले आए, कुछ याद किया नहीं किया, पढ़े नहीं पढ़े। इन दोनों का जो अंतर है, इसकी वजह से ऐसा है व्यवस्था। कोई आप कुछ छोटे आदमी हो गए इसलिए आपको अलग से पीछे बैठा लाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आज तो शांति कुमार जी ने इतनी मेहनत करी आपको अलग अलग करने में, कल से ये मेहनत नहीं करनी पड़े इतनी सावधानी आप लोग रखेंगे। विद्यार्थी भी, कोई आदमी जो गैर विद्यार्थी है और तुम्हारे बीच में बैठा हो तो उनसे विनय पूर्वक कह सकते हैं कि भाई साहब आप विद्यार्थी नहीं हैं तो आप उधर पहुंच जाइए बाहर। उनसे वे कह सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन विनय और मर्यादा में रहते हुए। जैसे अध्यापक कहें वैसे नहीं, जैसे किसी विद्यार्थी को कहना चाहिए वैसे। और अध्यापक भी कोई अपने पूर्वक तो कहते ही नहीं। देखिए, एक किताब आपने अभी मंगलाचरण पढ़ा, आप सबके हाथ में एक किताब है, जिन जिन के हाथ में किताब है वो उठाएं। देखिए कितनी पुअर स्थिति है। मैंने ये घोषणा सुबह स्वयं की थी कि इस किताब के आधार पर मैं पढ़ाऊँगा, तो सिर्फ 3 किताबें आप लोगों के हाथ में हैं। जब जानते हैं कि आपकी ये मेन पाठ्य पुस्तक है ना, तो ये किताब आपको ले लेनी चाहिए थी ना। बुक स्टॉल खुला हुआ है, वहाँ पर उपलब्ध हैं, और वो कितने में, सिर्फ 15 रुपये में उपलब्ध है। तो ये कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक के हाथ में ये पाठ्य पुस्तक होनी ही चाहिए। जिनका प्रवेश हो गया है ना, उनको तो होना ही चाहिए। और बालबोध पाठमालाएँ तो आपके पास होंगी ही। तो बालबोध पाठमालाएँ जिनके पास हैं वे दिखाएं। ऊपर करके दिखाओ तो अंदाजा तो लगे। बालबोध पाठमाला इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है। ये तो पुस्तकें वे हैं कि जिन पुस्तकों की आपने परीक्षा दी है अभी, और जिनमें आपको फर्स्ट डिवीज़न में 60% नंबर से पास होना है, तब आपको इसमें प्रवेश मिलेगा। हो सकता है बहुतों का प्रवेश हो भी गया हो, इसलिए वे किताबें आपके पास नहीं हैं, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आप वहीं रख के आए ना जहाँ आप ठहरे हैं। बहुत बोझा होता था, तो यहाँ काहे के लिए आए? प्रवचन जब कक्षा में आए हैं, और मैं कह रहा हूँ मैं स्वयं कक्षा लूँगा, तब अभी आपके हाथ में किताब नहीं है। अभी मैं पूछूंगा बालबोध पाठमाला भाग 3 का 6वां पाठ निकालो हैं, और उसे द्रव्यों पर्याय वाला पाठ है ना, उसे उठ के पढ़ो, तो क्या करोगे आप? समझे ना? तो जो भी बताया ना मास्टर जी ने आपको कि वो तीनों किताबें और एक किताब,
ये 4 किताबें आपके हाथ में निरंतर होनी चाहिए क्लास में बैठे हों तो, और एक पेंसिल, पेन और कॉपी जो नोट करना हो। ये इतनी चीज़ें अनिवार्य हैं। कल ये देखेंगे, और जिसके पास नहीं होंगे उसे क्लास में से बाहर कर देंगे, वो क्लास में नहीं बैठ सकेगा। ये आप सब लोग अच्छी तरह से समझ लेना। अभी आज समझ लो पहली बात कही है। अब आपके पास किताबें ही नहीं हैं तो मैं क्या पढ़ाऊँ, फिर भी कोशिश तो मैं करूँगा ही। मंगलाचरण के जो छंद अभी आपने पढ़े थे कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। देखो, अपने जैन दर्शन में बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात बताई गई है कि जैसे आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा का अनुभवी है, वो उस व्यक्ति का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। रोटी दाल वाला ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। और जिसे आत्मा का अनुभव नहीं है, उसे जैन शास्त्रों का भी ज्ञान हो तो भी वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान तो वास्तव में ज्ञान है ही, और जगत के ज्ञान को ज्ञान तब कहा जाता है कि जिसे आत्मा का ज्ञान हो। और ये विश्व क्या है? विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। अपन ये भी कह सकते हैं आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। ये विश्व क्या है? वो मैंने आपसे अभी कहा था ना कि वीतराग विज्ञान पाठमाला, तत्व ज्ञान बालबोध पाठमाला भाग 3 का 6वां पाठ निकालिए। अब जिनके पास है वे तो निकाला। अब उसमें विश्व की परिभाषा दी है ना। देखो, अभी आप सबने एक साथ बोला ना, इसका एक नियम है कि प्रश्न होता है सामूहिक और उत्तर होता है व्यक्तिगत। पढ़ाएंगे अभी अध्यापक आपको कि प्रश्न सामूहिक होता है, इसका क्या अर्थ है। यदि हम एक लड़के को पहले खड़ा कर दें और फिर उससे पूछें तो वो तो घबरा जाएगा, जैसे उसके सामने बंदूक की गोली लगा दी हो, और बाकी के निश्चिंत हो जाएंगे, अपन को तो कोई जवाब देना नहीं। इसलिए अध्यापक को क्लास में प्रश्न सामूहिक करना चाहिए, किसी की तरफ इशारा करके नहीं। तो उससे क्या होगा कि सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी से भी इसका उत्तर हम पूछ सकते हैं। आप कह भी सकते हैं शुरू में 2-1 दिन कि भाई आप सब लोग ध्यान से सुनो, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप में से हम किसी से भी इस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि सब सतर्क हो जाएंगे और आपकी बात को सब ध्यान से सुनेंगे। यदि आपने ये बात नहीं कही तो आज कोई ध्यान लापरवाही से रहेंगे, आपका अनुशासन भी क्लास में बनेगा, क्योंकि वे आपकी बात सुनेंगे तो वो कुछ और बदमाशी नहीं कर सकते, कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, दूसरे से बात नहीं कर सकते। और नहीं सुनेंगे तो फालतू दिमाग शैतान का घर होता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, बोलेंगे किसी से। इसलिए हमें देना चाहिए निर्देश। क्या? कौन सा? कि मैं अभी एक प्रश्न पूछता हूँ जो आप सबसे, मैं किसी से भी उसका उत्तर पूछ सकता हूँ। समझे ना? तो सब ध्यान से सुनेंगे और फिर आपको फिर किसी आप विद्यार्थी के नाम लेकर के बुलाएं, नंबर से बुलाएं, अथवा इशारा करके भी कह सकते हैं कि तुम खड़े हो। 3 तरीके से हम बुला सकते हैं कि उनमें से किससे हम इसे पूछ रहे हैं। लेकिन कब? प्रश्न करने के बाद 1 मिनट शांति से चुप रहने के बाद फिर उसे सोचने का मौका तो सबको देना चाहिए ना। अब सब आप लोग सोचेंगे अपने मन में उत्तर, फिर भले ही हम एक विद्यार्थी से पूछें और वो जो उत्तर देगा तो सब लोग अपने दिमाग में जो उत्तर आपने पहले से सोचा था ना उससे मिलान करेंगे। फिर अध्यापक बताएगा कि ये उत्तर सही है कि नहीं है। समझे ना? तो आपका उत्तर सही है कि गलत है,
ये इसकी जांच का पता आपको चल जाएगा, और आपकी गलती का पता आपको ही चलने में फ़ायदा है ना। दूसरों को चलेंगे तो आपकी इज्जत जाएगी, आपको चलेगा तो आपका अज्ञान जाएगा। तो ये रास्ता सही है ना, कि उस सामने वाले को तो पता चल गया कि देखो मेरा उत्तर जो मैंने सोचा था वो गलत था। अभी सब इस विधि आएगी बीच में, क्योंकि तूने बीच में बात आवाज़ करी तो मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद बताए तीन तरीके हो सकते हैं कि एक तो हम नाम पुकारें, दूसरा नंबर पुकारें, और तीसरा इशारे से कहें तुम बोलो। ये अंतिम वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं। आपको नाम पता है तो बहुत बढ़िया है कि आप नाम से बुलाएं। आप जानते हैं उसमें एक अपनापन भी आता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब कोई पत्रकार वार्ता बुलाता है तो जो पत्रकार लोग आते हैं उनके सामने की एक एक सीट नक्की होती है कि यहाँ पर कौन बैठेगा। यहाँ नवभारत टाइम्स वाला बैठेगा, यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स वाला बैठेगा, यहाँ भास्कर वाला बैठेगा, और जो व्यक्ति आने वाला है उसका ये नाम है, उसका ये नाम है, ऐसा सब नक्की होता है, उस सीटों पर लिखा रहता है। और उसका एक चार्ट राष्ट्रपति के सामने उस पर रखा रहता है अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में कि यहाँ पर जो आदमी बैठा है नवभारत टाइम्स का आदमी है और इसका नाम अक्षय कुमार जैन है। क्या तो वो यदि प्रश्न पूछेगा तो राष्ट्रपति क्या, अक्षय कुमार जी बैठिए आप शांति से, मैं बताता हूँ। तो यदि उसका वो नाम लेगा तो उसे ऐसा लगता है अरे मेरे को पर्सनली जानते हैं राष्ट्रपति जी, लगता है ना, गौरव होता है एकदम। इतने सबको पहचानते हैं कि जिसको भी वो कहेंगे वो उनके पास तो नक्शा सामने रखा है, वो निगाह से देख लेते हैं, पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था रहती है। तुम नवभारत टाइम्स से आए ना, नवभारत टाइम्स में कल तुम लोगों ने ये छापा था, ये ठीक है। कुछ ना कुछ 10-5 कमेंट से वो ऐसे करेंगे कि जिससे वो कितने तैयार हैं, अपने विषय से परिचित हैं, तो उनकी भी इज्जत बढ़ेगी और सब लोगों को ऐसा भी लगे, अपनापन भी आएगा। तो अध्यापक यदि किसी विद्यार्थी का नाम लेके बोलते हैं और उससे, और तो वो समझेंगे अध्यापक मुझे पर्सनली जानते हैं, ख्याल में है ना, तो वो अच्छा है। लेकिन उसमें जैसे इतनी बड़ी भीड़ हो गई, स्कूलों में तो 50 से ज़्यादा की क्लास होती ही नहीं है, और अपनी क्लास 200 की हो जाएगी। तो 200 में इतना जल्दी सबका नाम का परिचय होना संभव नहीं है, और हाजिरी भी 200 की नाम के लेके बोलो तो पूरा घंटा उसमें ही निकल जाए। इसलिए हमने ये पद्धति निकाली है कि आपको सबको अभी नंबर दे दिया जाएगा, जेल के कैदियों जैसा। अब फिर कल आप 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, रमेश सुरेश नहीं होंगे। और फिर अध्यापक जब कहेगा 10 नंबर उत्तर दो इसका, ख्याल में है ना, तो उसमें उसका पक्षपात भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो नंबर से बुला रहा है, किसी से ज़्यादा पूछा किसी से कम पूछा ये भी दिखाई नहीं देता है, ख्याल में है ना। उसके सामने वो रजिस्टर भी रहता है जिस पर हाजिरी ली गई है, इतना तो वो देख ही लेता है कि मैंने 25 नंबर बोला है तो 25 वाला आज आया कि नहीं आया। क्यों नहीं आने वाले से तो नहीं बोले हैं। अध्यापक को भी शांत रहना पड़ेगा। मैं उन अध्यापकों को नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आपको पढ़ाएंगे, कल आपको ऐसा अध्यापक बनना है कि आपको भी यही करना पड़ेगा ना। तो आप अपना समय भी बचा सकते हैं और पक्षपात भी से बच सकते हैं। और एक उसमें और गहरी की बात है कि कभी कभी हमारी स्थिति क्या होती है कि कुछ लोग आगे आगे बैठने की आदत वाले होते हैं, जिन्होंने जगह नक्की नहीं की है तो वो एकदम आगे आके बैठेंगे, और कुछ लोगों को हमेशा पीछे बैठने की आदत होती है। वो नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए। यदि हम कहें हाथ उठाओ तो एकदम वो आगे वाले ऐसे हाथ उठा देंगे 25 आदमी, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो चुप बैठे रहेंगे, वो हाथ उठाने के कष्ट नहीं करेंगे, ख्याल में। तो फिर क्या होता है कि तो हम 10-5 लोगों को ही पढ़ाते रहते हैं और बाकी के लोग उपेक्षित हो जाते हैं। नंबरों का ये फायदा है। क्या फ़ायदा है? हम नंबर से बोलेंगे तो हर एक का किसी का भी नंबर आ सकता है,
वो आगे बैठा हो, पीछे बैठा हो, छिप के बैठा हो, कहीं भी बैठा हो। अब इसमें एक खतरा है कि हम यही 10-5 नंबर बोला कर देंगे, 10, 11 बनना। तो इसकी भी एक तरकीब है कि ज़्यादा रिपीटिशन हो नहीं, ख्याल में आया ना, और अधिकतम विद्यार्थियों से हम पूछ लें। तो इसकी भी तरकीब है। क्या तरकीब है कि मान लीजिए आपके 50 विद्यार्थी हैं, तो आप अपने दिमाग में एक बात नक्की कर लीजिए, 10, फिर 11 नंबर बताओ, फिर 8, फिर 13, मेरा आप कि हम एक को छोड़ के एक को नीचे चले जाएंगे, तो 10 में 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर अब आपके दिमाग में है कि हमने कौन सा ले ली, लेकिन सामने वाले को आपने क्या नक्की किया ये पता नहीं है, इसलिए उसे पता नहीं चलेगा कि मेरा नाम आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा। और आप धीरे धीरे अधिकतम विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं। लेकिन वो योजना आपको रोज़ाना अपने दिमाग में बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2-4 दिन में विद्यार्थी उसको पकड़ लेते हैं। होशियार विद्यार्थी होते हैं ना, क्या जी 10 बोलेंगे, अब 8 बोलेंगे, अब 6 बोलेंगे, क्या रोज़ाना आप अपनी नई बनाइए ना, हैं, और उसे सेट करके तो अधिकतम विद्यार्थियों तक हम पहुंच सकते हैं। ये भी एक पढ़ाई का एक तरीका है। तो अपना क्या चल रहा था, प्रश्न होता है सामूहिक, उत्तर होता है व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत कैसे पूछेंगे, हमने सबसे पूछा, ख्याल में है ना, और फिर हम बोलेंगे 10 नंबर खड़े हो, तो 10 नंबर खड़ा होगा। और बाकी के लोगों से हम कहेंगे कि देखो ये जो उत्तर दे रहा है, आप लोग सब ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों में से किसी से भी पूछ सकता हूँ कि इसने जो उत्तर दिया है वो सही है कि नहीं। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे उसकी बात, फिर भी यहाँ वहाँ बातचीत करने का मौका खत्म। जब ध्यान से उसे सुनेंगे तो आप कहेंगे यहाँ सही है या गलत है। इतना कह देने से तो काम चलेगा नहीं। तो हम पूछेंगे कि यदि ये गलत है तो सही क्या है बताओ, समझे ना। और यदि वो कहेगा कि सही है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं गलत कहेंगे तो अभी आगे पूछेंगे, कौन झंझट में पड़े, सही कह दो तो सस्ते निपट जाएंगे। क्यों? तो आप कहिए सही है कि हाँ सही है, तो क्या सही है बोलो बेटा। तो सब लोग सतर्क रहेंगे। कोई एक प्रश्न यदि 5 मिनट तक क्लास में घूमता रहा तो सबको याद हो जाएगा, घर से याद कर लाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक तरकीब है पढ़ाई की, क्लास में शांति रहेगी। ऐसी बहुत तरकीबें हैं जो आपको बताई जाएंगी इसमें। पहले अपन तो अभी पढ़ते हैं, देखो पेज नंबर 10 पे निकालो। देखिए 10 नंबर पेज निकालिए, सबसे ऊपर। वैसे तो प्रत्येक कार्य को ही सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्य कुशलता आवश्यक है, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में यह अनिवार्य है। मिला है? कोई भी काम दुनिया का हम करें तो आज के ज़माने में क्या हमेशा ही 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो उस काम को करने की वैज्ञानिक विधि क्या है वो हमारी समझ में आनी चाहिए, और दूसरी ये है कि उस काम को करने में हमें कुशलता उपलब्ध होना चाहिए। आप ये मत समझिए कि पढ़े लिखे लोग ही होशियार होते हैं। यदि यहाँ पर एक पत्थर पड़ा है बजनी 2 क्विंटल का, अब उसको हटाना है कि उठाना है, तो किसी की ताकत नहीं है कि उसे ऐसा हिला भी दे, है ना। लेकिन उसको वहाँ से हटाकर वहाँ तक ले जाने का, कि गाड़ी पे चढ़ाने का, तो आखिर ये काम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसमें जानते हैं लोग, एक वो सब्बल हो, सब्बल तो समझते हैं बुंदेलखंड में, उसका अर्थ तो नहीं बताना पड़ेगा ना, दूसरी जगह तो बताना पड़ता है। उस सब्बल को ऐसा लगाते हैं, एक पत्थर को नीचे लगाते हैं, फिर उसको दाबते हैं, उठता है ना।
कम ताकत लगाने पर भी वो ज़्यादा ताकत वाला पत्थर उठ जाता है, फिर उसके नीचे दूसरा पत्थर डाल देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, और तरकीब से उसको हम जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं ना। तो उसकी विधि उसे पता होना चाहिए ना। और वो विधि तो पता है, हमने देख ली किसी को करते हुए कि इनने ऐसा ऐसा किया था, लेकिन हमने करना शुरू किया तो हमारे पैर पे पत्थर पड़ा और हमारे सीधे अस्पताल में पहुंच गए। अरे वो विधि जान भी ली, लेकिन उसको प्रयोग करने में कुशलता नहीं हुई हमें, तो हम वो नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं होंगे उसमें। आज नहीं, जैसे बोलते हैं तकनीकी वो चीज़ है, शिक्षा बोले तकनीकी शिक्षा, उस काम करने की विधि का ज्ञान और करने में कुशलता, दो चीज़ें अलग अलग हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में ये अनिवार्य है। क्यों है कि एक इंजीनियर ने मकान बनाया और उसमें कोई कमी रह गई तो क्या मकान खराब होगा? 10-20 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। चाहे तो उसे तोड़ के फिर ठीक कर सकते हैं, इतना हिस्सा बनाया है। लेकिन यदि आपने किसी के आत्मा पे प्रयोग किया तो उसका तो फिर कोई उपाय नहीं रह जाता है। देखो, एक चपरासी यदि गलती करेगा, क्या गलती करेगा कि आज उसने ऑफिस की सफाई करने में तो सब सामने ऐसा लगा दिया, पर कुछ उसने किया नहीं, तो उसकी गलती सिर्फ 24 घंटा बोलेगी। 24 घंटे तक वो गंदगी दिखेगी, लेकिन 24 घंटे बाद उसने साफ कर दिया तो फिर वो गंदगी नहीं दिखेगी ना। फिर कभी जिंदगी भर उसकी गलती किसी के सामने नहीं आएगी है? लेकिन एक क्लर्क ने गलती की तो 2 की जगह 4 लिख दिए, क्यों? तो वो गलती 1 बरस तक बोलेगी, 31 मार्च तक। 31 मार्च को हिसाब दे दवा के इनकम टैक्स में दे दिया, नायब के पास करके निकल गया, फिर वो कभी जिंदगी में नहीं बोलेगी। क्लर्क की गलती 1 साल बोलेगी, चपरासी की 1 दिन, इंजीनियर की 1 मकान में कुछ दिन तक दिखेगी। और किसी शिक्षक ने गलती की तो वो मल्टीप्लाई होती है। तुम भी तो शिक्षक बन रहे ना। अब हमने एक बात तुम्हें गलत समझा दी तो तुम जाके पाठशाला में उसी को समझाओगे, तो जैसे 50 लोगों ने यहाँ समझी तो 50 जगह बे 50 को बताएंगे, तो 50 गुणित 50 इतने लोगों में फैल जाएगी, है ना। और उस गलती को फिर वापस लौटाना बहुत कठिन है। एक तो हमारा अभिमान हमें इस गलती स्वीकार नहीं करने देता, हम दोनापट्टी करके उसी को बढ़ाना चाहते हैं, और कदाचित हमने ईमानदारी पे आकर हम गलती सुधार भी लें तो इतने लोगों तक हम कैसे पहुँचें, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ती है, कोई रोकना फिर हमारे हाथ में नहीं होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये अनिवार्य है कि एक शिक्षक गलती करेगा तो पूरी मानव जाति बर्बाद हो जाएगी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या अनिवार्य है? कोई भी काम करना है तो व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्य कुशलता, ये 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। कौन सी 2 चीज़ें आवश्यक हैं बहुत? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, अभी नंबर तो देखो, अब फिर 1 घंटा बोला और तुमने वही का वही किया, क्यों? ये कितना कठिन है, ये समझ गए ना। मैंने ये बात सिर्फ ये समझाने के लिए कि प्रश्न सामूहिक होता है, उत्तर व्यक्तिगत। इतना भाषण दिया, इतने उदाहरण दिए, और जब मैंने कहा तो आप सब एक साथ बोल पड़े, क्यों? क्या हुआ? यानी सब लोग सुने जो मैंने बात कही है कि कोई भी काम करना हो तो 2 चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं। अब मैं आप में से किसी से भी पूछ सकता हूँ, आप अपने मन में सोचिए, क्यों? तो उसमें उत्तर में 3 चीज़ें बताई थी, या तो मैं नाम लेके पूछूँ अब, या नंबर से पूछूँ, या इशारे से पूछूँ। अब मेरे पास 2 तो हैं ही नहीं,
ना नाम है आपके, ना नंबर है, तो मेरे पास तीसरा ही साधन रह गया है कि मैं तीसरे साधन से आपसे किसी से पूछूं कि भाई इसका क्या क्या है। इसकी भी एक विधि है कि यदि आप चाहते हैं कि अब मुझे आगे बढ़ना है, ज़्यादा इस बात को समझाना नहीं है, तो आप ऐसे लड़के से पूछें जिसे आप समझते हो कि ज़रूर सही जवाब देगा। तो फिर आपको एक मिल जाता कि देखो बच्चों की समझ में आ गया, चलो आगे। यदि आप चाहते हैं कि अभी रिपीटिशन की और आवश्यकता है क्या, तो आप ऐसे लड़के से पूछें कि आप जानते हैं कि ये गारंटी से जवाब नहीं दे पाएगा, देगा तो गलत देगा। तो फिर आपको अधिकार हो जाता है कि वही रामायण फिर दोहराएं आप, और दोहराएं तो कोई ये नहीं कहेगा कि गुरुजी तो वही वही दोहरा रहे। ख्याल में है ना आपकी में। और यदि 5 मिनट तक आप ऐसा करते रहे तो लगभग एवरेज विद्यार्थियों को सबकी समझ में आ जाएगा। तो क्या 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 आना है समझ में? 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? एक व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और दूसरी तत्संबंधी कार्य कुशलता। क्योंकि हमें विधि पता नहीं होगी तो उस काम को हम संपन्न नहीं कर सकेंगे, और यदि कुछ काम करने में कुशलता नहीं होगी तो उस काम को हम संपन्न नहीं कर सकेंगे। ये महिलाएं से कहें चाय बनाओ, तो उनके पास एक किताब आती है, और किताब में लिखा है कि इतना दूध, इतना पानी, इतना चीनी, इतना डालना, इस तरह से चाय बनाना। और उन्होंने वो एक पेज खोला चाय बनाने का और रख लिया, और पानी गर्म करने के लिए रख दिया। अब उसमें सब विधि तो लिखी है ना, अब तत्संबंधी कार्य कुशलता नहीं है। अब देख देख के कर रहे हैं। इतने में वो हवा चली और पन्ना पलट गया और उसमें वो दाल का निकल आया, और उसमें नमक डालने का लिखा था, तो आपने चाय में नमक डाल दी। मतलब अकेली विधि से और देख देख कर विधि, वो विधि भी आपको बराबर दिमाग में होना चाहिए, किताब खोल खोल के बार बार नहीं। आप पढ़ाने का काम भी यदि बार बार किताब खोल करके पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों में अनुशासन नहीं रहेगा। आपको अपना आँख इसमें गड़ाई रखनी पड़ेगी, ख्याल में ना। आपको बात याद होगी तो आप उसको बिल्कुल आँख में आँख मिला के पढ़ा सकते हैं, है ना। तो 2 चीज़ें, व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्य कुशलता होनी चाहिए। तो अध्यापन के क्षेत्र में भी शिक्षक को पढ़ाने की एक व्यवस्थित जो वैज्ञानिक विधि है वो उसकी समझ में आना चाहिए और उसके ज्ञान में उपस्थित रहने चाहिए, और उसको प्रयोग करने की पद्धति, उसमें कुशलता भी उसको होना चाहिए। तो 2 चीज़ें आवश्यक हैं, और शिक्षण के क्षेत्र में ये अनिवार्य हैं। देखो, आधुनिक शिक्षण पद्धति में बहुत बहुत नए नए प्रयोग आ गए हैं, और हमारी जो पाठशालाओं में पढ़ाने की पद्धति वही पुरानी चल रही है उस ज़माने की। अभी भी अपने हम तो इतने शिविर लगाए हैं तो अपने यहाँ तो बहुत सुधार हो गया है, लेकिन जो और पाठशालाएँ हैं जो अपन से विश्वास नहीं रखते हैं उन लोगों की, उनकी वही रखी है कि भक्तामर के 4 काव्य याद करके लाना, रट के ले आना, ये पूजा की इतनी पंक्ति ले आना पढ़ के, अब वो रट के लाता है, वो सुनते हैं, बस ख़त्म। वही पद्धति चल रही है, तो इसलिए हमें सफलता नहीं मिल रही है। दुनिया के हर ज्ञान के क्षेत्र में इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है, तो हमें अपने अध्यात्म विद्या के ज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब हमारे पास वैसे साधन नहीं है। जैसे कि साइंस पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको बढ़िया पूरी एक प्रयोगशाला मिलती है, उसमें लाखों रुपए के यंत्र होते हैं, उन यंत्रों से प्रयोग कर करके आप बता सकते हैं अपने विद्यार्थियों को। पढ़ने के लिए व्यवस्थित जगह होती है, बैठने की टेबल कुर्सियाँ होती हैं, अध्यापक को बोर्ड होता है। अपने कहाँ है? ना तो ऐसी पाठशालाएँ हैं, ना कोई जगह है। मंदिर के किसी दालान में बैठ जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ एक साइन बोर्ड भी नहीं होता। यदि अध्यापक कहीं से कुछ इकट्ठा भी कर ले तो उसके बाद ताला चाबी नहीं होती कि जहाँ लगा के उसे सुरक्षित वो कर दे, छोड़ जाएगा, दूसरे दिन मिलेंगे ही नहीं वो। और थोड़ी बहुत पाठशाला अच्छी चलने लग जाए
तो समाज के पेट में दर्द हो जाता है तो वे उसे वहाँ से भी भगा देते हैं। अब ऐसे साधन विहीन अवस्था में और कोई भी आदमी, हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूटर रखता है ना, तो आजकल सैकड़ों रुपए से कम में नहीं आते हैं। तो मैं तो समझता था सैकड़ों रुपए महीने देना पड़ता है, आज तो मैंने सुना है सैकड़ों रुपए घंटों के देना पड़ते। 1 घंटे पढ़ाने आएगा तो 100 रुपये देगा। अब गाड़ी कहाँ तक पहुँच गई पता नहीं। लेकिन गांव के जब एक बच्चे को पढ़ाने के लिए जितनी आप ट्यूशन दे देते हैं, गांव के पूरे बच्चों को पाठशाला पढ़ाए तो उस अध्यापक को आप उससे 1/4 भी खर्चा उस पर नहीं करना चाहते। वो कहता मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपको बच्चों को बैठने के लिए टेबल कुर्सी तो दे दो। अरे टेबल कुर्सी तो बहुत दूर, एक टाट की पट्टी भी उपलब्ध नहीं होती। हम तो अभी उसी ज़माने में चल रहे हैं कि जैसे वो वृक्षों की छाया के नीचे गुरुकुल चला करते थे ना। तो हमने ऐसी परिस्थितियों में हम कम से कम सामग्री में किस तरह कुछ हम कर सकते हैं जिससे कि हम विद्यार्थियों को अच्छी तरह पढ़ा सकें, इसके लिए हमने ये पद्धति बनाई है, प्रयोग करके आपके सामने रखी है। देखो हमें कैसे अध्यापक चाहिए, देखो पढ़ो, उसमें 3 बातें हैं। आज हमें ऐसे योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है। मिला कि नहीं मिला? कहाँ है? मिल गया? खड़े होके पढ़ो, कहाँ पढ़ रहे? हाँ बैठ जाओ। कि जो बालकों में वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें, 1 पॉइंट। दूसरा, उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें। और तीसरा, सदाचार से युक्त नैतिक जीवन बिताने की लिए प्रेरित कर सकें। इसमें एक एक शब्द पर का अर्थ है महत्वपूर्ण। आपको लगेगा इसमें क्या है, तो हमारी समझ में आ गया कि संस्कृत का नहीं, प्राकृत का नहीं। देखो, बालकों में वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सके। हमें विद्वान नहीं बनाना है। तुम पहले दिन एक दिन पाठशाला में पढ़ाओगे और लड़के आ जाएंगे और वो विद्वान बन के निकल जाएंगे, हमें ये अपेक्षा नहीं करते। तो क्या अपेक्षा करते हैं तुमसे कि एक लड़का तुम्हारे पास आज पढ़ने आए तो कल उसे बिना बुलाए आना चाहिए। क्या मतलब? आप उसमें इतना आकर्षण पैदा कर दें कि घर वाले रोकें कि वहाँ नहीं जाना है, तो वो कहे कि मैं तो पाठशाला जाऊँगा। वीतराग विज्ञान माने जैन धर्म, उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। आप जानते हैं विश्व में हिंदुस्तान की एक किताब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, नाम सुना उसका? विश्व की 105 भाषाओं में छपी है, नहीं सुना? उस किताब का नाम है पंचतंत्र। वो किताब क्या है कि एक विष्णु शर्मा नामक लेखक ने लिखी है। लेखक का नाम क्या है? विष्णु शर्मा। कि एक राजा था, सुनना कहानी, एक राजा था, उसके 500 बेटे थे और वो उन्हें राजनीति में कुशल बनाना चाहता था, अच्छी तरह पढ़ाना लिखाना चाहता था। लेकिन वो एक से एक अधिक उद्दंड थे। वो कोई पढ़ाने उन्हें आता था तो वे उसे टिकने ही नहीं देते थे, पढ़ाने ही नहीं देते थे। वो बहुत परेशान था। तो एक दफ़ा उसने घोषणा की कि जो मेरे बेटों को पढ़ाएगा और पढ़ाने में सफल हो जाएगा, राजनीति सिखा देगा, नीति सिखा देगा, तो उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा और अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दूंगा। पुराने ज़माने में ये बहुत चलता था। तो उसमें एक व्यक्ति आया, उस लेखक ने उसका नाम ही विष्णु शर्मा रखा। तो उसने कहा कि मैं ये काम करूँगा। बहुत उन्हें समझाया कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छे अच्छे लोग वापस चले गए। ये बहुत उद्दंड राजकुमार हैं। उद्दंड लड़कों से निपटना वैसे ही मुश्किल होता है, और फिर राजा का बेटा हो, किसी का डर नहीं, क्यों? तो बहुत मुश्किल है। उसने कहा आप चिंता मत करो। और उसने उन राजकुमारों का एक दिन
अपने राजकुमारों को मेरी क्लास में भेजने की ड्यूटी आपकी है, दूसरे दिन की आपकी जिम्मेवारी नहीं है, मैं दूसरे दिन से संभालूंगा। तो उसने बच्चों से कहा आते ही क्लास में, बेटा हम तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं कहा। बच्चों को पढ़ने से जितनी चिढ़ होती है कह नहीं सकते हैं, वो कहानी सुनने में इतना रस होता है कि दादा दादी को कितना परेशान करते हैं, नाना नानी को सोते सोते कहानियाँ सुनते कि नहीं सुनते हैं। उसने ये नस पकड़ी और उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, पढ़ाऊंगा वाली बात ही नहीं, लेकिन तुम ऐसा मत करना जैसा उस नाई ने किया था। हम नाई ने क्या किया था, तो उन्होंने नाई की कहानी सुनाई। और सुनाते सुनाते कहानी के बीच में फिर नाई कहता है कि देखो तुम मेरे साथ ऐसा मत करना जैसा उस धोबी ने उसके साथ किया था। कि धोबी ने क्या किया था कि कल समझ गए ना। अब धोबी की कहानी सुनने के लिए दूसरे दिन सब तैयार। फिर दूसरे दिन उसने एक कहानी सुनाई जिससे कोई ना कोई अच्छा अर्थ निकलता था, शिक्षा मिलती थी, और फिर उसमें ऐसा डाल दिया। तो इस तरह वो सारे राजकुमार बिना किसी प्रयत्न के उपस्थित रहे और राजनीतिक सारी शिक्षाएं, पशुओं की कहानियां, श्यार ने उसके साथ किया था, शेर ने फलाने के साथ किया था, वो सारी चीज़ें उसने सिखा दी। अब वो कहानियाँ जो उसमें हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ, वो किताब इतनी प्रसिद्ध हुई। ऐसे ही जब आप पाठशाला में पढ़ाने जाएं और आपके पास विद्यार्थी पढ़ने आएँ तो आप एक कोशिश मत करना कि आज ही हम उन्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समझा दें। क्या समझे ना। आप तो उन्हें कोई ऐसी चीज आकर्षित करें, सुनाएं प्रयोग करके कि जिससे वो सब विद्यार्थियों को द्वारा दूसरे दिन तुम्हारी क्लास में आने की इच्छा हो और वे एक एक दो दो को बुला के और लाएं। क्या हम ऐसे अध्यापक बनाना चाहते हैं आपको, क्या कि आपको पाठशाला में विद्यार्थी इकट्ठे करने की समस्या नहीं हो। आप जानते हैं महाविद्यालय हमने खोला तब समाज में 5, 7, 10 विद्वान महाविद्यालय थे और वो सब इसलिए बंद हो गए थे कि उन्हें विद्यार्थी नहीं मिलते थे। और जब हमने ये महाविद्यालय खोला तो सब हंसते थे कि इतने उन विद्यालयों को तो विद्यार्थी नहीं मिलते हैं, तुम्हें कहाँ से विद्यार्थी मिलेंगे। लेकिन हमने खोला और खोलने के पास में हमें विद्यार्थी 10 भर्ती करने थे और 25-25 आए और ये आज तक स्थिति बढ़ती गई। तो बीच में वे विद्वानों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या, हमारे विद्यालय तो सूख गए और इनका तो इतना पनप रहा। तो वो लोग हमारे यहाँ आए, 8-8 दिन रहे, विद्यार्थियों से मिले और जाकर उनसे पूछा। ये शांति कुमार बैठे उनमें से पहले दूसरे तीसरे बैच के विद्यार्थी, उन्हें तो मैं ही पढ़ाता था कि भैया तुम यहाँ क्यों आए पढ़ने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हमें आत्मा का कल्याण करना है ना, इसलिए हम आए। कि वो तो ठीक है, डॉक्टर साहब ने रटा दिया है कि कोई पूछे कि क्यों आए तो ऐसा कहना क्या हम आत्मा के कल्याण के लिए आए। लेकिन असली बात क्या है करने ना, उन्हें भरोसा नहीं होता था कि आत्मा की बात के आधार पर भी विद्यार्थियों को विद्यालय में बुलाया जा सकता है। फिर अंत में मालूम क्या कहते हैं वो, हमने पक्का पता लगा लिया क्यों आए विद्यार्थी। इनकी खाने की बढ़िया व्यवस्था है, 2 सब्जी रोजाना बनती हैं, दाल बनती है, एक कमरे में है, टेबल पर लैंप है, तखत है, और विद्यालयों में ये कुछ नहीं है, टाट पट्टी पे पढ़ा देते हैं। ये निष्कर्ष निकाला उनने। ये किसी के गले नहीं उतरा कि अध्यात्म के दम पे भी ये इतनी भीड़ इकट्ठी की जा सकती है। विद्वानों की सभाओं में 50 आदमी नहीं रहते थे और ये इतना आवाज़ होती थी, चुप रहो, आधा टाइम तो यही कहना पड़ता था। और हमने वो आकर्षण पैदा किया कि आज हजारों की भीड़। पहले नाटक रखना पड़ता था विद्वान का प्रवचन सुनाने के लिए, नाटक के लोभ में लोग सुनते थे। आज नाटक में भीड़ इकट्ठी करनी हो तो पंडित हुकुमचंद को बुलाना पड़ता। समझ में आया ना।
तो आप हमको ऐसे अध्यापक पैदा चाहिए, कौन, कि जो वीतराग विज्ञान के प्रति क्या कर सकें, जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें, कि उसे वीतराग विज्ञान क्या चीज है ये जानने की इच्छा हो, समझ में ना। और दूसरे कैसे चाहिए कि उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें, माने बहुत गहरी गहरी बातें नहीं, तत्व 7 होते हैं, 5 पाप होते हैं, कसाएं 4 होती हैं, सामान्य जानकारी दे सकें। हम 1-2 दिन में महापंडित नहीं बना देंगे उन्हें। और तीसरी, सदाचारी जीवन बिताने के लिए प्रेरित कर सकें। प्रेरित कर सकें माने प्रतिज्ञा नहीं दिलाएं, नहीं तुमने आज प्रतिज्ञा दिला दी कि रात्रि में नहीं खाना खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, दिल नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, और लड़का घर में गया और जब रात में पिताजी मम्मी खाने लग गई और तीसरा मैं तो नहीं खाऊंगा, या आलू मैं नहीं खाऊंगा। ये क्या हुआ, क्या हो गया, कहाँ गया था, कि पाठशाला गया था, कल से नहीं जाना। चला हमको कहता हमारे घर में करता, हम खाते हैं मुझे नहीं खाएगा, क्यों, परेशानी हो जाएगी। तो आप क्या कह रहे कि इन विद्यार्थियों को ये नहीं सिखाना, क्यों, रात्रि भोजन नहीं करना। अरे ये सिखाना, लेकिन क्या लिखा, इसकी उसे प्रेरित करना, प्रतिज्ञा नहीं दिलाना। आप जानते हो बहुत से महाराजों के पास लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि उन्हें डर लगता है कोई ना कोई प्रतिज्ञा दिला देंगे, और बहुत से पंडितों के प्रवचन सुनने लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि कहीं किसी संस्था की अपील कर ली तो पैसा ना मांग लें। ये 2 खोटे धंधे नहीं करना, तो नहीं तुम्हारे श्रोता तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, समझे ना। पैसा नहीं मांगना, कभी मांगने का धंधा नहीं करना, संस्था के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। मैं से अभी बात ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ उस मामले में, ख्याल में ना, मांगने का काम नहीं करना। और दूसरा, समझाना चाहिए जितने आलू के दोष कितना है, रात्रि भोजन में दोष कितना है, लेकिन तू प्रतिज्ञा ले ऐसा नहीं करना, अपने आप लेने देना। अब अपन ने पढ़ा था तो आपके ख्याल में ये बातें आई थी, 3 बातें हो गई। कौन कौन सी, वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें, सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें, और सदाचारी जीवन बिताने के लिए प्रेरित कर सकें। ये ऐसे अध्यापक चाहिए, समझे ना। अब आपको 15-18 दिन में यहाँ से निकलना है, तो ऐसे अध्यापक बन के निकलना है। अभी बाकी इसमें से आप पढ़ना, और मुझे थोड़ी बातें बतानी हैं। हो गया क्या? देखो पेज नंबर 11 पे निकाला, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। उसके 3 केंद्र बिंदु हैं, शिक्षक, छात्र और जो विषय पढ़ाना है वो। अपना पढ़ाई हो रही है ना, तो एक अध्यापक चाहिए, कुछ विद्यार्थी चाहिए, और वो सब्जेक्ट चाहिए जो पढ़ाना है। मेरे से एक भाई बोले, पंडित जी हमारे बेटे की शादी है, आप फेरे पढ़ा देंगे कि नहीं। मैं कहा कोई दूसरा पंडित नहीं है तुम्हारे गांव में। अरे होता तो तुमसे क्यों कहते। मैं कोई बात नहीं है, करा देंगे। तो बोले सामग्री लिखा दो। मैं क्या लिखाना, जो हो सो ले आना, करा देंगे। कैसे पंडित कि नहीं साहब, लिखा देते तो ठीक रहता। कि लिखो, एक लड़का और एक लड़की और दोनों की सहमति, बस इतनी सामग्री की जरूरत है। और बाकी होए तो ठीक और नहीं होए तो ठीक, सब चलेगा। कि बैंड बाजे होए तो अच्छा रहेगा, बजेंगे। तुम बैंड बाजों की बात कहते हो, हम तो कहते बाप होए तो ले आना और नहीं होए तो नहीं लाना। क्यों, जिनके बाप मर गए उनकी शादी नहीं होगी क्या। मेरे कहने चीजें जरूरी है ना, क्या क्या, एक लड़का एक लड़की और दोनों की सहमति, बस, और कोई सामग्री नहीं चाहिए। तो ऐसे ही पढ़ाई के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, कुछ पढ़ने वाले, कुछ पढ़ाने वाले, और जो पढ़ाना है वो सब्जेक्ट। अब अपने यहाँ सब मौजूद है, यहाँ बस खत्म है। बढ़िया कमरा होना चाहिए, कुर्सी टेबल होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, ये तो फिर हजारों बातें आएंगी। लेकिन आवश्यक क्या है बोलो, 3 चीजें। अब इन तीनों में
संबंध स्थापित करने का नाम शिक्षा है। जो शिक्षक है वो, जो विद्यार्थी हैं वो, और सब्जेक्ट है वो। अब ये संबंध स्थापित करने की जिम्मेवारी किसकी है? शिक्षक की। क्यों? कि वो एक्टिव पार्टनर है। विद्यार्थी तो पैसिव पार्टनर है, वे तो बैठे रहना, उन्हें तो सुनना है ना। क्या होगा क्लास में, इसका निर्धारण तो अध्यापक करेगा ना। तो जब उसको ये है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी उसकी है। देखो क्या पढ़ा अपन, कहाँ है? शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, उसके 3 केंद्र बिंदु हैं, शिक्षक, छात्र और विषय। इन तीनों में संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। इस संबंध को स्थापित करने का पूरा दायित्व शिक्षक पर है। अतः शिक्षक की सफलता सुयोग्य शिक्षकों पर है। शिक्षण की सफलता सुयोग्य शिक्षकों पर निर्भर है। अब आपको ऐसे योग्य शिक्षक बनना है, तो ऐसे योग्य शिक्षक में ये बनना है, ये तो बाद की बात है। ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो कच्चा माल, कि जिससे आप ऐसे शिक्षक बन सको। तो 3 बातें होनी चाहिए। देखो नीचे लिखा है इसमें अध्यापक का जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिक होना अत्यंत आवश्यक है। तो ऊपर से पढ़ लेते हैं। स्वयं ज्ञानार्जन करना अलग बात है, और प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा देना नितांत अनभिज्ञ बालकों तक बहुत कठिन काम है। देखो जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं तो पहली शर्त है वो हमारी समझ में तो आना चाहिए ना। आजकल इतने लोग होशियार हैं, उनकी खुद की समझ में कुछ नहीं आया, फिर भी वो सबको समझाने के लिए तैयार है, और हम उनसे समझने के लिए तैयार है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो क्या चाहिए कि वो अध्यापक खुद समझे। तो खुद समझना ये अलग चीज़ है, और जो हम समझे नहीं वो तो हम समझा ही नहीं सकते। अब जो समझ भी गए तो उसे हम समझा देंगे, ये जरूरी नहीं है। समझना विज्ञान है और समझाना कला है। हर आदमी जो समझता है वो समझा दे, ये कोई जरूरी नहीं है। वो अलग अलग विद्या है। और यहाँ जो ये क्लास है अभी शाम की, वो समझाने की क्लास है कि समझाना कैसे, ये समझाने की क्लास है। और सुबह की क्लास जो विषय समझाना है उसकी क्लास है। समझिए दोनों में फर्क क्या है। सुबह तत्व ज्ञान की क्लास है, और शाम की क्लास उस तत्व ज्ञान को कैसे समझाना इसकी क्लास है। ख्याल में ना, ये समझ में आ गया उससे काम नहीं चलेगा। समझ में आने के लिए तो आपकी परीक्षा ली है और 60% से आप नंबर पास करके आए हैं। अब बेई किताबें आपको 18 दिन तक पढ़ाई जाएंगी, और परीक्षा होगी तो बेई पाठ फिर पूछे जाएंगे जिसमें तुम फर्स्ट डिवीजन पास हुए हो। ये पागलपन जैसा नहीं लगता आपको? अभी तो एक विद्यार्थी को जितना ज्ञान होना चाहिए उसके हिसाब से आपकी परीक्षा ली है। अब एक अध्यापक को उतना ही ज्ञान से काम चल जाएगा कि थोड़ा बहुत ज़्यादा चाहिए? ख्याल में है ना। अब यहाँ पर वो ज़्यादा ज्ञान कराया जाएगा आपको, जो अध्यापक को कम से कम होना चाहिए। जैसे अभी तक आपके पाठमालाओं में 24 तीर्थंकरों के सिर्फ नाम आए हैं, अब इस शिक्षण पद्धति में उनके चिन्ह भी आ जाएंगे। पंच परमेष्ठी के पाठ में पंच परमेष्ठियों की साधारण परिभाषाएँ आई हैं। अब आगे उनके के कितने कितने गुण होते हैं। अरहंत के 36, जन्म 46, प्रसिद्धों के 8, आचार्यों के 36, ये सब भी आएंगे। आप समझ गए ना। तो उसी में बात तो वही है, वही रामायण 6वीं क्लास में भी पढ़ाई जाती है और वही एमए में भी होती है, फिर दोनों में अंतर होता है ना। तो ये पढ़ाना कैसे पढ़ाना उसकी क्लास है ना। तो अध्यापक में 3 गुण होना चाहिए। कौन? मनोवैज्ञानिक, जागरूक, मनोवैज्ञानिक, मननशील। अब जागरूक का मतलब क्या? बहुत से अध्यापक होते हैं, कल क्या पढ़ाया था, अब विद्यार्थियों से ही पूछ रहे,
कहाँ तक पढ़ाया था? तो उनके गुरु जी को कुछ पता ही नहीं है, तो विद्यार्थी क्या से कहें? कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था, आज हमें यहाँ तक पढ़ाना है। कम से कम ऐसे अज्ञान की बातें विद्यार्थियों के सामने तो नहीं करो। भले आदमी पूछ नहीं तो तरकीब से पूछ लो। क्यों? समय पे पहुंचना है, बिना सूचना के आना ही नहीं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपका सब बिखर जाएगा। गुरु जी को कोई ठिकाना नहीं, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कितने लेट आएंगे। तो विद्यार्थी भी घर वे 5 मिनट लेट तो आते ही हैं। अरे हम तो रेलवे की गाड़ियों का ऐसा कह देते हैं कि सब गाड़ी का टाइम तो 4 बजे का है, लेकिन वो रोजाना 2 घंटे लेट तो आती है। तो हम तो 6 बजे लेने आ गए आपको, हम 2 घंटा बैठे रहे स्टेशन पर। हमारे साथ हुआ नहीं है, घबरा नहीं, ऐसा होता कि नहीं? क्योंकि रोजाना रोजाना लेट आए तो सामने वाले उसी को समय मान लेते हैं। आपकी रोजाना 10 मिनट लेट आने की आदत हो जाएगी तो गुरुजी विद्यार्थी भी 10 मिनट लेट आएंगे। आप समय पे आ जाओगे तो क्लास खाली मिलेगी। तो समय पे ये जागरूक होना, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाना, ये इन सब बातों में सतर्क रहना, इसका नाम है जागरूक। और कोई बड़ी बात नहीं है। और मननशील, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो पहले उसके बारे में सोच के तो आओ। दुनियादार की बातें जाने दो, लेकिन जो हमें पढ़ाना है उसके बारे में सोच के आए। और मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब ये नहीं कि मनोविज्ञान में एमए होना चाहिए। बच्चों का एक मनोविज्ञान होता है। जैसे मैंने बताया ना अभी, तो उन्हें कहानी सुनना पसंद है, उन्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं। ख्याल में है ना? तो मेरे कहने का अर्थ है कि इन बातों की जानकारी उसे होना चाहिए। यदि आपने 18 दिन ढंग से पढ़ाई पढ़ी, और जो हमारे सब साथी अध्यापक आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं समझना कि साधारण है। ये लोग 30-30 साल से इसमें जुटे हुए हैं हमारे साथ। पहले हमने पढ़ाया, तब इन लोगों ने पढ़ा, और फिर बाद में 10-5 साल आते रहे, फिर देखते रहे, फिर धीरे धीरे सहयोग करने लग गए। और आज ये हमसे भी ज़्यादा होशियार हो गए हैं। इसलिए हो गए कि हर साल पढ़ाते हैं। हम तो 10-5 साल में आज एक दफ़ा एक दिन के लिए तुम्हारे बीच में आए हैं, ख्याल में है ना? तो बहुत योग्य अध्यापक हैं। इन सब अध्यापकों से आप यदि इन 18 दिन में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप योग्य अध्यापक बन के यहाँ से जाएंगे। बोलो कोमल चंद जी, कुछ बोलना? हाँ बोलो बोलो। अभी आपको आदरणीय दादाजी ने जो आपके शिक्षण पद्धति संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं, मैं तो आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि कल सवेरे प्रातःकाल 7:30 से 8:45 बजे तक आपकी तत्व ज्ञान की, सिद्धांत की, शिक्षण की कक्षा चलेगी। 12 दौरों की यहीं चलेगी और प्रवेशिका वालों की अंकुर विद्यालय के हाल में चलेगी। और शाम को समझाने की अर्थात शिक्षण पद्धति की, जो आपने सवेरे तत्व ज्ञान समझा उसको किस प्रकार से समझाया जा सके, उस संबंधी शिक्षण पद्धति की कक्षा इस पुस्तक के प्रशिक्षण निर्देशिका के माध्यम से आपको उसी समय में शाम को 4:15 से 5:30 बजे तक वो क्लास चलेगी। तो एक बात मैं सिर्फ आपसे इतने से ही बात कहना चाहूँगा कि जो दादा ने आपको पुनः कहा था कि आपके पास 4 चीज़ें होना अनिवार्य है, और इसका हर कक्षा में बराबर ध्यान रखा जाएगा। तीनों भाग, प्रशिक्षण निर्देशिका, पेन और नोटबुक, ये आपके पास होना चाहिए। इसके बिना ना आप सीख सकेंगे और ना सिखाने का, समझाने का उपाय कर सकेंगे। इसलिए इतनी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कल से आपकी समय के अनुसार कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। 7:30 बजे से कक्षा आपकी प्रारंभ होगी। तो ठीक 7:30 बजे से लेकर के 7:40 तक तो आपकी हाजिरी होगी। आपको ये नहीं साहब कि हमारा नंबर बाद का, कल नंबर बता दिए जाएंगे आपको कि किसका नंबर कौन सा है, और उस नंबर के अनुसार ही आपको नाम के साथ नंबर बताएंगे और नंबर के अनुसार आपको उपस्थिति